नमस्कार। जहां देश की दहलीज पर आम चुनावों की दस्तक है, वहीं दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन की तपिश और सियासत का शोर है। इन सब के बीच आम नागरिक समाज की जिंदगी अराजकता और अव्यवस्था से जूझ रही है। जब जब चुनाव करीब होते हैं, तब तब आंदोलनों के जरिए आम नागरिकों की सुविधाएं बाधित की जाती है, ताकि सरकार के खिलाफ एक कृत्रिम माहौल बनाया जा सके। आंदोलन को हम गलत नहीं कह रहे, लेकिन यदि आंदोलनकारी संविधान प्रदत्त अधिकारों के साथ साथ अपने नागरिक कर्तव्यों का भी पालन करें, तो जन समुदाय में भी इसका एक सकारात्मक संदेश पहुंचता है। यदि आंदोलन के नाम पर सार्वजनिक संपत्तियों को नष्ट करने, नागरिक सुविधाओं को बाधित करने, विधि व्यवस्था को भंग करने की कार्रवाई हो, तो इसका समर्थन भी नहीं किया जा सकता है। प्रदर्शनकारियों को ये नहीं भूलना चाहिए कि वे आम जनता की सुविधाओं में बाधा डालकर ना तो अपने आंदोलन को नैतिक अधिकार दे सकते हैं और ना ही इसके लिए व्यापक जन समर्थन ही जुटा सकते हैं। पिछले आंदोलनों में हमने देखा है कि किसानों के नाम पर कैसे कैसे षड्यंत्र रचे गए, कितने बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, जान माल की क्षति हुई। दुनिया में कई ऐसी शक्तियां हैं जो नहीं चाहती कि भारत विकास और तरक्की के पथ पर द्रुत गति से आगे बढ़े और अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर सके। इन सब की निगाहें भारत के भीतर ऐसे आंदोलनों पर टिकी हुई हैं। आइए समझते हैं कि तथाकथित किसानों के प्रतिनिधियों को आंदोलन करने की जरूरत क्यों पड़ी। उनकी प्रमुख मांगों के बारे में जानिए और समझिए कि कैसे उनकी ज्यादातर मांगें अव्यावहारिक और देश की अर्थव्यवस्था के अनुकूल नहीं है, यहाँ तक कि छोटे व सीमांत किसानों के हित में भी नहीं है। उनकी पहली और प्रमुख मांग है कि एमएसपी पर कानून के रूप में गारंटी मिले। दरअसल 70 के दशक में जब देश भीषण अकाल से जूझ रहा था, तब सरकार ने एमएसपी की व्यवस्था शुरू की थी। उस समय हमारी उत्पादकता हमारी जरूरतों के अनुपात में बहुत कम थी। सरकार विदेशों से अनाज खरीदकर अपनी जरूरत की पूर्ति करती थी। कुछ किसान जिनके पास उपज होती थी, उनकी आर्थिक सुरक्षा के लिए एमएसपी व्यवस्था लागू की गई, जो आज तक कायम है। समय बदला और हरित क्रांति के बाद आज मौजूदा दौर में हमारा देश अनाज के मामले में आत्मनिर्भर हो चला है, बल्कि अपनी जरूरत से ज्यादा अनाज उत्पादन कर रहा है। गेहूं और चावल तो हम अपनी खपत से ज्यादा उपजा लेते हैं, लेकिन दलहन और तेलहन में हम आज भी बहुत पीछे हैं और दूसरे देशों पर ही निर्भर हैं। एमएसपी की मौजूदा व्यवस्था दलहन और तेलहन की खेती को प्रोत्साहित करती नहीं दिखती है। एमएसपी व्यवस्था से गेहूं और धान की खेती को खूब प्रोत्साहन मिला। नतीजा दलहन और तेलहन में हम बहुत पीछे छूट गए। भारतीय भूभाग में एक विशेष क्षेत्र पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी के ही किसान क्यों एमएसपी को लेकर मुखर रहते हैं और बार बार आंदोलन करते हैं। दिल्ली से दूर बिहार, बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों के किसानों को एमएसपी का समुचित लाभ नहीं मिल पाता है। वास्तव में आंदोलन से जुड़े आढ़तिये व मंडी कारोबारी इन राज्यों से एमएसपी से कम दाम पर किसानों की फसल खरीदकर उन्हें पंजाब व हरियाणा में एमएसपी पर सरकार को बेचकर मोटा मुनाफा कमा लेते हैं। वे चाहते हैं कि एमएसपी पर कानून की गारंटी मिल जाए, ताकि अन्य राज्यों के छोटे किसानों का शोषण व सरकारी फायदा इन्हें निर्बाध रूप से मिलती रहे। जबकि आज की जरूरत तो यह है कि देश के किसानों को अपनी फसल बेचने की स्वतंत्रता मिले, ना कि एमएसपी की बेड़ी से उन्हें बांध कर रखा जाए। देश के किसानों को वैश्विक बाजार मिले, खुला बाजार मिले, किसानों को अपने उत्पाद के बदले डॉलर मिले। आज ऐसी व्यवस्था की जरूरत है, ना कि एमएसपी के नाम पर कुछ कारोबारियों और बिचौलियों को पुष्ट करने वाली जीर्णशीर्ण व्यवस्था की जरूरत है। पिछली सरकार की तुलना में मोदी सरकार ने अपने 10 वर्षों के कार्यकाल में एमएसपी में उत्तरोत्तर वृद्धि की है और करीब 2.5 गुना ज्यादा अनाज एमएसपी पर खरीदे हैं। आप आंकड़े देखेंगे तो पाएंगे कि खरीफ और रबी दोनों ही प्रकार के फसलों पर सरकार ने लागत के अनुरूप एमएसपी में वृद्धि की है, जिसका लाभ किसानों को मिला है। अब आप समझ ही गए होंगे कि एमएसपी
कानून की मांग एक विशेष क्षेत्र के किसानों और कृषि कारोबारियों के द्वारा ही क्यों की जाती है? उनकी दूसरी प्रमुख मांग है कि किसानों को पेंशन मिले। अब भारत जैसी विशाल जनसंख्या वाले देश में ये कौन तय करेगा कि कौन किसान है और कौन नहीं? यहाँ तो चिदंबरम जैसे प्रतिभाशाली किसान भी हैं जो गमले में गोभी उगाकर लाखों की कमाई कर लेते हैं। यहाँ लालू यादव जैसे हुनरमंद पशुपालक किसान भी हैं जो सरकारी आवास में गाय पे पालकर उनका दूध बेचकर हजारों करोड़ की संपत्ति अर्जित कर लेते हैं। उनकी तीसरी मांग है कि किसानों को प्रदूषण कानूनों से मुक्त रखा जाए। उनकी यह मांग एकदम अनैतिक एवं अतार्किक है। समझिए कैसे। पंजाब में एमएसपी के फायदे के लिए केवल धान व गेहूं की ही खेती की जाती है, या कहें कि इसका चलन बढ़ गया है, जबकि पंजाब की मिट्टी अन्य दलहन व तेलहन की खेती के लिए भी अति उपयुक्त है। एमएसपी के जरिए ज्यादा मुनाफे के चक्कर में धान की खेती में वृद्धि हुई, जिससे वहां का जल स्तर खतरनाक स्तर तक नीचे गिर गया है। असीमित रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों के प्रयोग ने अनाज के साथ साथ कई जानलेवा व असाध्य बीमारियां भी दी हैं। कृषि रसायनों के बेतरतीब उपयोग से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बुरी तरह प्रभावित हुई है। धरती बांझ हो चली है। पराली के जलने से वायु प्रदूषण की विकराल होती समस्या से कौन प्रभावित नहीं है। प्रकृति के अनुकूल ही किसानों का आचरण होना चाहिए। इसी में सबकी समृद्धि और सबकी भलाई है। उनकी चौथी मांग है कि पिछले आंदोलन के समय मरने वाले किसानों को शहीद का दर्जा दिया जाए। भारी भरकम मुआवजे के साथ साथ सरकारी नौकरियां भी दी जाए। अब यह कैसे तय होगा कि कथित किसानों की मृत्यु सरकारी दमन के चलते हुई, जबकि सरकार ने तो एक भी गोली नहीं चलाई? आप याद करेंगे तो पाएंगे कि आंदोलन स्थल पर कैसे ट्रैक्टर से स्टंट किए गए, कई दुर्घटनाएं हुई, आपस में जानलेवा झड़प हुई, दलितों को बेअदबी के नाम पर नृशंस तरीके से मारा गया, बंगाल से आई एक युवती का बलात्कार तक किया गया। उनकी पांचवी मांग है कि भारत WTO के समझौते से हट जाए, जबकि WTO वैश्विक व्यापार संगठन है। उनकी यह मांग भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार के अनुकूल नहीं है। वे बिजली कानून में रियायत चाहते हैं। वे सार्वजनिक संपत्तियों को नष्ट करने के मुकदमे में भी राहत चाहते हैं। वे आदिवासी की बात करते हैं, जबकि पंजाब में आदिवासी है ही नहीं। कर्ज माफी भी उनकी एक प्रमुख मांगों में है। जानकारी के मुताबिक पंजाब के किसानों पर सरकारी एवं गैर सरकारी कर्ज करीब 21 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। तथाकथित किसान चाहते हैं कि उनका ये कर्ज सरकार वहन करे। जानकारों के मुताबिक वहां के कई किसानों ने रहन सहन, भौतिक सुख सुविधाओं की पूर्ति के लिए निजी साहूकारों से उच्च ब्याज दरों पर भारी भरकम कर्ज ले रखा है। करोड़ों रुपए के विदेशी कारों एवं SUV के साथ प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रहे किसानों के वीडियो तो आप सबने देखे ही होंगे। तो आप अपनी समझ से समझ जाइए कि ये कथित किसान आंदोलन किसानों के लिए है या फिर पंजाब के कुछ कृषि कारोबारियों के लिए है, जो आढ़तिये, बिचौलिए या बड़े बड़े कारोबारी हैं, जिनके अपने स्वार्थ जग जाहिर हैं। पिछले किसान आंदोलनों में हुई हिंसा को देखते हुए सरकार इस बार सतर्क है। सरकार की तैयारी देखिए। इन किसान नेता को सुनिए, तब आपको पता चल जाएगा कि ये पूरा का पूरा आंदोलन प्रायोजित है और इसका मूल उद्देश्य सियासत है। के लिए तैयार था। इस तानाशाह सरकार के खिलाफ मैं आपको दो बातें स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मुद्दे सबके हैं। जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनके मुद्दे हैं, अग्निवीर है, उनका 1 पेंशन का रैंक है। किसान
मजदूर सबकी लड़ाई लड़ रहा है, खिलाड़ियों की लड़ाई लड़ रहा है। मणिपुर में जो दंगे हुए थे उनके लिए किसान खड़े हुए, नूह के दंगों को रोकने के लिए किसान खड़े हुए। अब मजदूरों के लिए पूरे विपक्ष की लड़ाई किसान लड़ रहे हैं, जिसकी आज आगाज हो चुका है। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि इतिहास रहा है, चाहे वो अन्ना आंदोलन हो, चाहे वो चंपारण का आंदोलन हो, चाहे गुरु का बाग का मोर्चा हो, चाहे चापियों का मोर्चा हो। आंदोलनों से नेता पैदा होते हैं, नेताओं से आंदोलन नहीं होता। ये कल तय कर दिया जाएगा और आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये आंदोलन इस देश की दिशा, इस देश का राजनीतिक जो भूगोल है वो बदलने का काम करेगा और लोग एक नई देश को देखेंगे जिसके साथ हमारी एकता, हरियाणा पंजाब भाईचारा और देश के अंदर किसान मजदूर की और कमेरे की बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान। धन्यवाद।